NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। ईरान की संसद ने एक नया बिल पास किया है। इस बिल में इजराइल के साथ अमेरिका के लिए जासूसी करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया है। ये फैसला उस 12 दिन लंबे युद्ध के कुछ महीनों बाद लिया गया है, जिसमें ईरान और इजराइल आमने सामने आए थे और इजराइल के साथ अमेरिका भी सपोर्ट में खड़ा था। यहां तक कि ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला भी किया गया। अब इस बिल को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार है। सरकार का मानना है कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह नया कड़ा कानून जरूरी है। तालिबान ने अफगानिस्तान में इंटरनेट बंद होने की खबरों को गलत बताया। उसने कहा कि इंटरनेट पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। यह पहली बार है जब तालिबान ने इस पूरे ब्लैकआउट पर सार्वजनिक बयान दिया। इस ब्लैकआउट के कारण बैंकिंग, व्यापार और हवाई यात्रा जैसी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर बताया कि पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं इसलिए बंद हुई क्योंकि पुराना और खराब होता फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क टूट रहा है। इसे अभी ठीक किया जा रहा है। हालांकि तालिबान ने यह नहीं बताया कि इंटरनेट सेवाएं कब पूरी तरह से वापस आएंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को हमेशा से एक डील मेकर के तौर पर पेश करते रहे हैं। उनकी छवि ऐसी रही है जो बिना किसी फायदे या शर्त के वे किसी से बातचीत नहीं करते। लेकिन इस बार स्थिति अलग है। खबर है कि ट्रंप उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से बिना किसी शर्त मुलाकात के लिए तैयार हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि किम जोंग उन से संभावित बैठक के लिए इस बार कोई भी पूर्व शर्त नहीं रखी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप और किम की यह मुलाकात 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच दक्षिण कोरिया में होने वाले एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन में संभव है। नेपाल में जनरेशन जेड से जुड़े लोग फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए 9 अक्टूबर का दिन चुना गया है। जेएनजी आंदोलन का एक गुट इस दिन राजधानी काठमांडू में प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है। इस बार प्रदर्शन सुशीला कार्की सरकार के खिलाफ होगा। जनरेशन जेड से जुड़े लोग इसको लेकर अपील जारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि नेपाल में सितंबर 2025 में जनरेशन जेड के प्रदर्शन की वजह से केपी शर्मा ओली की सरकार उखड़ गई थी। आगामी विरोध इसलिए है क्योंकि मांग की जा रही है कि उन नेताओं को तुरंत जेल में डाला जाए जिसके शय पर नेपाल में जेएनजी पर गोलियां चलाई गईं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल दिसंबर में भारत दौरे पर आ सकते हैं। उनके 5-6 दिसंबर को भारत आने की संभावना है। हालांकि आधिकारिक डेट का ऐलान अभी नहीं हुआ है। 28 सितंबर को रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने पुतिन के दिसंबर में आने की बात कही थी। पुतिन इससे पहले 6 दिसंबर 2021 को भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल रूस दौरे पर गए। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद पीएम मोदी का यह पहला रूस दौरा था। मॉस्को पहुंचते ही पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन एक दूसरे से गले मिले थे। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और रूस के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस साल की शिवसेना की दशहरा रैली को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बार रैली दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान के बजाय गोरेगांव स्थित नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस रैली में सिर्फ मुंबई महानगर क्षेत्र के शिवसेना कार्यकर्ता ही शामिल होंगे। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों के कार्यकर्ताओं को बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में लगाया जाएगा। सीमा सड़क संगठन बीआरओ सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए लगातार बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के अपने मिशन में जुटा हुआ है। सीमा सड़क संगठन ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अहम मुकाम हासिल करते हुए मेघला पास तक सड़क बना लिया है, जो अब 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोट रेवल पास है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में प्रोजेक्ट हिमांक द्वारा तैयार मेघला पास ने उमलिंगला के पास पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस सड़क को भी बीआरओ ने ही तैयार किया था। भारतीय नौसेना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया को दिखा दिया कि वह पनडुब्बियों को बचाने के क्षेत्र में कितने सक्षम है। सिंगापुर में आयोजित एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में भारतीय नौसेना की सबमरीन रेस्क्यू यूनिट ने आईएनएस निस्तार से हिस्सा लिया और लगातार 3 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बियों के साथ सफल रेस्क्यू ड्रिल करके इतिहास रच दिया। यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास 15 से 25 सितंबर तक चला, जिसमें 40 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया। इसका मकसद अलग अलग नौसेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और किसी आपदा के समय तेजी से बचाव अभियान चलाने की तैयारी को मजबूत करना था। कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुए युद्ध से हर कोई बेहद अच्छे से वाकिफ है। हस्तिनापुर के राज्य पर अधिकार के लिए हुए इस संघर्ष को लोगों ने फिल्मों और धारावाहिकों के जरिए भी देखा। वहीं अब नेटफ्लिक्स इसे एक नए रूप में पेश करने जा रहा है। नेटफ्लिक्स ने अब इस पर आधारित वेब सीरीज कुरुक्षेत्र बनाई। यह एक एनिमेटेड सीरीज है जिसका ट्रेलर बुधवार को रिलीज किया गया है। यह 18 दिनों तक चलने वाले युद्ध की और 18 योद्धाओं की एक कहानी है। एनिमेटेड सीरीज होने के बावजूद इसका ट्रेलर दर्शकों को ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में चुना गया है, लेकिन ये सीरीज शुरू होने से पहले उन्होंने अपने नाम का डंका बजवा लिया। भारत के बाएं हाथ के इस ओपनर का लोहा टाइम मैगजीन ने माना है। अमेरिका की इस प्रतिष्ठित पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे उभरते हुए प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में यशस्वी को जगह दी है। बड़ी बात यह है कि टाइम मैगजीन के इस लिस्ट में जगह बनाने वाले यशस्वी जायसवाल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के इकलौते क्रिकेटर हैं।
इस लिस्ट में जगह बनाने के लिए टाइम की ओर से उम्र की कोई सीमा नहीं होती। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।